किसी कला को या कहिए किसी भाषा को असल में जिंदा कौन रखता है? क्या वो बड़े बड़े संस्थान हैं, सरकारी योजनाएं, या फिर वो लोग जो चुपचाप अपनी रोज की जिंदगी के साथ उस कला को जीते हैं? आज हम एक ऐसे ही शख्स के सफर की गहराई में उतरेंगे जिन्होंने अपनी कला को अपनी भाषा की सेवा बना लिया। आज बात होगी गढ़वाली रंगमंच के एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं एक दिलचस्प कलाकार दर्शन सिंह रावत की। और हमारे पास जो भी जानकारी है वो भीष्म कुकरेती की रावत जी के साथ हुई एक लंबी बातचीत पर आधारित है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जो भी हम जानेंगे वो सीधे कलाकार के अपने अनुभवों से, उनकी अपनी जुबान से आएगा। और हमारा मिशन आज ये समझना है कि कोई इंसान एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एक सीनियर मैनेजर की नौकरी करते हुए दशकों तक रंगमंच के लिए, वो भी अपनी मातृभाषा के लिए, ऐसा जुनून कैसे बनाए रख सकता है। ये दो दुनियाएं एक साथ चलती कैसे हैं? ठीक, इसी कमाल के सफर को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है उत्तराखंड से। पौड़ी गढ़वाल का एक छोटा सा गांव है पड़खंडाई। 10 मार्च 1958 को दर्शन सिंह रावत जी का जन्म हुआ। पढ़ाई लिखाई भी वहीं के स्कूलों में हुई। लेकिन यहाँ जो बात मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो ये है कि कला के लिए इतना जुनून रखने वाला इंसान पेशे से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में एक सीनियर मैनेजर था। ये कमाल की बात है, नहीं? बिल्कुल, ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ आप एयरपोर्ट पर एक सीनियर मैनेजर की कुर्सी संभाल रहे हैं जहां हर चीज नियम और अनुशासन से चलती है, और शाम को आप मंच पर जाकर किसी और की जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, ये दिखाता है कि कला कोई नौकरी नहीं, एक जुनून है। इसे आप करते नहीं हैं, इसे आप जीते हैं। सही कहा। रावत जी का जीवन इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे लोग अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपने जुनून को पालते पोसते हैं। और ये जुनून का बीज तो बहुत पहले उनके बचपन में ही पड़ गया था। वो बताते हैं कि उन्होंने सबसे पहले अपने गांव में रामलीला देखी और साथ ही बादी बदेन जैसे लोक नाटक भी देखे। ये बादी बदेन, ये क्या होता है? अच्छा सवाल है। ये बड़े दिलचस्प कलाकार होते थे। आप इन्हें उस जमाने के घूमते फिरते स्टोरी टेलर या स्टैंड अप कॉमेडियन समझ सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये गांव-गांव जाते थे, कहानियां सुनाते थे, समाज पर व्यंग करते थे और लोगों का मनोरंजन करते थे। मतलब वो किसी बड़ी स्टेज या तामझाम के मोहताज नहीं थे। तो जब एक बच्चा इन्हें देखता है तो वो कला का सबसे सच्चा और जमीनी रूप देखता है। मतलब कला से उनका पहला परिचय बहुत ही ऑर्गेनिक था, बिल्कुल अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। और बचपन की यही अनुभव बाद में उनकी कला में दिखते हैं। जब वो मंच पर कोई ग्रामीण किरदार निभाते हैं तो वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे होते, वो अपना बचपन जी रहे होते हैं। तभी वो इतना असली लगता है। हाँ, और बाद में पढ़ाई के दौरान उन्होंने बहू की विदा और सीमा रेखा जैसे सामाजिक नाटक देखे। तो एक तरफ लोक कला की जमीन थी और दूसरी तरफ शहरी सामाजिक मुद्दों वाले नाटकों ने उनकी सोच का दायरा बढ़ाया। और जब उनसे ये भी पूछा गया कि किसी एक इंसान का नाम बताइए जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा दी, तो उन्होंने स्वर्गीय स्वरूप ढोंडियाल का नाम लिया। हम जब किसी कलाकार के काम को देखते हैं तो हमेशा ये सोचते हैं कि इन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली होगी। और रावत जी के केस में ये जवाब बहुत साफ है। हाँ, और यही प्रेरणा उन्हें आखिरकार मंच तक खींच लाई। तो बचपन में रामलीला और लोक नाटक देखकर उनके अंदर एक चिंगारी तो जल गई थी, पर ये चिंगारी असल में मंच की आग में कब और कैसे बदली? मतलब उनका पहला मौका कहाँ मिला? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है कहानी में। हाँ, और यही बात मुझे भी थोड़ी हैरान करती है। गढ़वाली संस्कृति और भाषा को लेकर इतना गहरा जुनून, लेकिन उनका पहला नाटक गढ़वाली में नहीं, हिंदी में था। जी। नाटक का नाम बहू की विदा और किरदार था जीवन लाल का। ऐसा क्यों? क्या उस वक्त गढ़वाली रंगमंच को उतना मंच नहीं मिलता था या ये एक सोची समझी रणनीति थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसे सिर्फ एक आम चलन कहकर नहीं छोड़ सकते। अच्छा। इसके पीछे उस दौर की सच्चाई छुपी है। 70 के दशक में खासकर दिल्ली जैसे शहरों में गढ़वाली नाटकों के लिए नियमित मंच मिलना एक बड़ी चुनौती थी। हिंदी रंगमंच ज्यादा स्थापित था, उसके दर्शक ज्यादा थे और प्लेटफॉर्म्स भी। तो एक नए कलाकार के लिए हिंदी नाटक से शुरुआत करना, वो अपनी कला को परखने, आत्मविश्वास हासिल करने और एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचने का एक जरिया था। एक तरह से रियाज का मैदान था। बिल्कुल। मतलब पहले एक बड़ी पिच पर प्रैक्टिस की ताकि जब अपनी होम ग्राउंड पर खेलें तो पूरी तैयारी के साथ उतरें। आप बिल्कुल सही समझी। और फिर वो मौका आया 6 साल बाद 1981 में उन्होंने गढ़वाली नाटक मंगतू बौड़िया में करम सिंह का किरदार निभाया। अच्छा, ये उनके लिए सिर्फ एक नाटक नहीं था,
ये एक तरह से अपनी जड़ों की तरफ वापसी थी। हाँ, यहाँ से उनकी अपनी भाषा में अपनी मिट्टी के किरदारों को जीने की यात्रा शुरू हुई। और ये यात्रा फिर रुकी नहीं। 1981 के बाद तो जैसे एक सिलसिला ही चल पड़ा। हाँ, अगले ही साल 1982 में उन्होंने जंक जोड़ नाम के नाटक में 2 किरदार निभाए, मैठाणी और शेर सिंह। एक ही नाटक में डबल रोल। हाँ, एक युवा कलाकार के लिए ये तो बड़ी चुनौती रही होगी। बहुत बड़ी। ये दिखाता है कि वो शुरुआत से ही खुद को आरामदेह स्थिति में नहीं रखना चाहते थे। सही। एक युवा एक्टर चाहता तो एक किरदार पकड़कर उसी में महारत हासिल कर सकता था, लेकिन डबल रोल करना बताता है कि वो अपनी रेंज को एक्सप्लोर करना चाहते थे, अपनी सीमाओं को धकेलना चाहते थे। ये कलाकार की भूख को दिखाता है। और ये भूख आज तक बनी हुई है। अगर हम हाल के कुछ सालों में उनके काम को देखें तो मुझे एक बहुत दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। कैसा पैटर्न? एक तरफ वो गढ़वाली इतिहास की गहरी जड़ों को खंगाल रहे हैं, जैसे 2016 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नाटक में एक पठान का किरदार, या 2017 में वीर बाला तीलू रौतेली में भूपू रौत का किरदार। जी। ये दोनों उत्तराखंड के इतिहास के बहुत बड़े नाम हैं। जी हाँ। इन किरदारों को मंच पर लाना सिर्फ अभिनय नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ रावत जी की रेंज की बात नहीं है, ये उस दौर के गढ़वाली रंगमंच की कहानी भी बताता है। अच्छा। ऐसा लगता है कि 2010 के बाद का जो दशक था, वो समय था जब गढ़वाली रंगमंच अपनी पहचान को, अपने नायकों को, अपनी तारीख को फिर से तलाश रहा था और गर्व के साथ मंच पर ला रहा था। और दर्शन सिंह रावत जैसे मंझे हुए कलाकार इन कहानियों को लोगों तक पहुंचाने का सबसे मजबूत माध्यम बने। किसी ऐतिहासिक किरदार को निभाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे एक दौर का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और इसी पैटर्न का दूसरा हिस्सा है कि एक तरफ तो वो इतिहास में जा रहे थे और दूसरी तरफ आज के समाज को भी आईना दिखा रहे थे। जी हाँ, 2018 में अर्धग्रामेश्वर में मातवर का रोल और उसी साल चमत्कार नाटक में प्रोफेसर मानचंद का किरदार। कहाँ एक ऐतिहासिक वीर और कहाँ आज के दौर का एक प्रोफेसर। यही तो। और यही एक जिंदा थिएटर की निशानी है। वो अपनी जड़ों को भी नहीं छोड़ता और आज की हकीकत से मुंह भी नहीं मोड़ता। रावत जी का काम उस पूरे दौर के आईने की तरह है। वो उस पुल की तरह है जो गढ़वाल के गौरवशाली अतीत को उसके आज के सवालों से जोड़ता है। पर 2023 में उन्होंने कुछ ऐसा किया जो मेरे हिसाब से तो किसी भी एक्टर के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा है। मुख जातिया की बात कर रही हैं आप? हाँ, बिल्कुल। नाटक का नाम था मुख जात्रा। इसमें उन्होंने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 अलग अलग किरदार निभाए। गुरुजी, गिंदड़ू और दादा दौलत राम। एक ही शो में? ये कैसे मुमकिन है? सोचिए, इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ 3 बार कॉस्ट्यूम बदलने की बात नहीं है। ये 3 अलग अलग इंसानों को एक ही शाम में जीने की बात है। उफ। एक ही शाम आपको पर्दे के पीछे भागकर सिर्फ कपड़े नहीं बदलने, बल्कि अपनी आवाज का टोन, अपनी चाल का अंदाज, अपनी सोच का तरीका, सब बदलना है। सब कुछ पूरी तरह बदलना है। एक किरदार शायद एक पढ़ा लिखा शांत स्वभाव का गुरुजी है, दूसरा किरदार गिंदड़ू शायद कोई चालाक या मजाकिया इंसान हो, और तीसरा दादा दौलत राम एक उम्रदराज अनुभवी बुजुर्ग। और इन तीनों के बीच स्विच करने के लिए कुछ मिनट या शायद कुछ सेकंड ही मिलते होंगे। बिल्कुल। ये दिमागी और जिस्मानी तौर पर बेहद थका देने वाला काम है। आपको एक किरदार की पूरी दुनिया से बाहर निकलकर तुरंत दूसरे की दुनिया में दाखिल होना पड़ता है। इसमें चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये सिर्फ एक्टिंग का हुनर नहीं, ये एक साधक का अनुशासन और समर्पण मांगता है। मुखजात्रा का ये उदाहरण बताता है कि इतने सालों बाद भी वो कला को कितनी गंभीरता से लेते हैं। और ये साधना अभी भी जारी है। उनके आने वाले नाटकों की लिस्ट 2025 तक जाती है, जिसमें मधु मंडाण और हमुन बिरणु होयजान जैसे नाटक शामिल हैं। मतलब लगभग 50 साल के सफर के बाद भी मंच का जादू कम नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि वो ये जादू सिर्फ अपने तक नहीं रख रहे हैं। हाँ, ये भी एक जरूरी पहलू है। अभिनय के अलावा उन्होंने निर्देशन में भी हाथ आजमाया है। 2022 में दिल्ली सरकार की गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी ने एक कार्यक्रम किया था, बाल उमंग लोक भाषा के संग। इसमें उन्होंने श्रीदेव सुमन नाटक में सहायक निर्देशक की भूमिका निभाई। ये कलाकार के सफर का पूरा होना है। कैसे? जो कला आपने सीखी, जो अनुभव आपने कमाया, उसे आप अगली पीढ़ी को सौंप रहे हैं। आप सिर्फ एक परफॉर्मर नहीं रह जाते हैं, आप एक मेंटर बन जाते हैं। यह सुनिश्चित करना कि आपके जाने के बाद भी ये मशाल जलती रहे,
ये किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ा योगदान होता है। और इतना लंबा सफर, इतने सारे किरदार, एक नौकरी की जिम्मेदारियां और अब नई पीढ़ी को सिखाने का काम, इतना कुछ करने के बाद इंसान सोचता है कि लोग मुझे कैसे याद रखेंगे, मेरी विरासत क्या होगी। जब दर्शन सिंह रावत जी से ये सवाल पूछा गया तो उनका जवाब क्या था? उनका जवाब ही उनकी पूरी जिंदगी और कह सकते हैं उनके फलसफे का निचोड़ है। उसमें कोई बड़ा दावा नहीं है, कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, बस एक कलाकार की सच्चाई और विनम्रता है। उन्होंने कहा, रंगमंच के माध्यम से अपनी मातृभाषा गढ़वाली के संवर्धन में अपना सूक्ष्म योगदान देने वाला रंगमंच का एक हरफनमौला कलाकार। इन शब्दों पर गौर कीजिए, सूक्ष्म योगदान और हरफनमौला कलाकार। ये दो बातें उनकी पूरे शख्सियत को बयां कर देती हैं। सूक्ष्म योगदान शब्द देखिए, लगभग 50 साल के काम के बाद भी वो अपने इतने बड़े योगदान को सूक्ष्म यानी बहुत छोटा मानते हैं। हाँ, ये उनकी विनम्रता है। ये जमीन से जुड़े रहने का सबूत है। और हरफनमौला कलाकार मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। बिल्कुल, वो खुद को किसी एक इमेज में, किसी एक टाइप के रोल में नहीं बांधते। वो एक वर्सेटाइल कलाकार हैं। उनका लक्ष्य कभी स्टार बनना या बड़े बड़े अवार्ड्स जीतना नहीं रहा। नहीं, उनका मकसद हमेशा से एक ही था, अपनी कला के जरिए अपनी भाषा की सेवा करना। और यही उनकी असली विरासत है। वो ये नहीं कह रहे कि मुझे महान अभिनेता के तौर पर याद रखा जाए, वो कह रहे हैं कि मुझे काम करने वाले कलाकार के तौर पर याद रखा जाए जिसने अपनी भाषा के लिए छोटा सा काम किया। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये थी दर्शन सिंह रावत की कहानी, एक कहानी जो गांव की रामलीला और घूमते फिरते लोक कलाकारों से प्रेरणा लेकर शुरू हुई। एक कहानी जो एक सीनियर मैनेजर की अनुशासित दुनिया और एक कलाकार की रचनात्मक दुनिया के बीच संतुलन साधते हुए आगे बढ़ी। ये सफर किरदारों की विविधता, कला के प्रति गहरे समर्पण और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की एक मिसाल है। रावत जी का जीवन हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। हम अक्सर बड़ी बड़ी बहसों में सुनते हैं कि संस्कृति मर रही है, भाषा लुप्त हो रही है। हाँ, बहुत सुनते हैं। लेकिन जब हम ऐसा कहते हैं तो क्या हम दर्शन सिंह रावत जैसे उन अनगिनत लोगों के दशकों के अथक प्रयासों को नजरअंदाज कर देते हैं? वो लोग जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के अपनी पूरी जिंदगी लगाकर उस संस्कृति और भाषा को असल में जिंदा रखे हुए हैं। शायद इन गुमनाम नायकों की कहानियों को सामने लाना, उन्हें जानना और समझना किसी भी भाषा या संस्कृति को बचाने का सबसे जरूरी कदम है।